दोस्तों, भारत में शासन व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही स्तर पर यानी दोनों ही लेवल्स पर चलाई जाती है। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और क्या कार्यों का विभाजन यानी वर्क्स का डिवीजन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है, यानी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें जो विषय दिए गए हैं इसको भी हम पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हमने ये भी जाना कि किस तरीके से केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है और ज्यादा सब्जेक्ट्स उसके पक्ष में रखकर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे केंद्र सरकार वास्तव में कितनी शक्तिशाली है और कितनी ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ कार्यों के विभाजन ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई कारण और भी ऐसे कई संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि केंद्र सरकार को काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बनाते हैं राज्य सरकारों के मुकाबले। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वास्तव में केंद्र सरकार को इतनी ज्यादा पावर्स दिया जाना यानी राज्य सरकारों के मुकाबले केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दिए जाने का क्या कारण था। अरे महाराज लगा दी जरा स्लाइड्स। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रावधान है वो है हमारा, अबे तू ना सुधरेगा यार, कतई अंग्रेज बन जा, हिंदी वाला लगा दे, हिंदी वाला पहले। दोस्तों, जो प्रावधान किए गए हैं, एक मिनट देख लूं। हाँ, अब ठीक है, सुधर गया अब तू, वरना नौकरी से निकाल देता अब तुझे पक्का। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोविजन किया गया है वो ये है कि इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इकहरी नागरिकता यानी यूएस जैसी कंट्रीज में जहां पर शासन का संचालन भी 2 स्तरों पर किया जाता है और इसके साथ साथ वहां के नागरिक अपने देश के नागरिक होने के साथ साथ राज्य स्तर पर भी नागरिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंडिया में हैं तो आपका सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड बनता है, वो है भारत का वोटर आईडी कार्ड, यानी आपके पहचान पत्र से आपकी पहचान ये है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके अलावा आप यूपी से हो, एमपी से हो, हरियाणा से हो, केरला से हो, बिहार से हो, अरुणाचल से हो, कहीं से भी हो, तेलंगाना से हो, महाराष्ट्र से हो, ये आपका एक डिफरेंट इशू है। लेकिन बट यू आर अ इंडियन फर्स्ट, आप पहले एक भारतीय हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग्स टू, कि आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मूल रूप से आप एक भारतीय हैं और एक ही वोटर आईडी कार्ड बनता है हमारा। ऐसा नहीं है कि हमारे 2 वोटर आईडी कार्ड बनेंगे, एक भारत का अलग, एक हरियाणा का अलग, एक भारत का अलग, एक यूपी का अलग, एक भारत का अलग, एक बिहार का अलग, एक भारत का अलग, एक गुजरात का अलग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में है, जबकि यूएसए में डबल वोटर आईडी कार्ड यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सेकेंडली हमारा आ जाता है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। शक्तियों का बंटवारा कैसे केंद्र के पक्ष में किया गया है इसको हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी समझ लिया था कि केंद्र सरकार संघ सूची पर भी कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर भी बनाएगी और राज्य सूची में भी जो विषय हैं उनका भी उतार चढ़ाव केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कर सकती है। और खास तौर से इमरजेंसी ऐसी स्थिति में तो तीनों ही सूचियां केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती हैं। इस हिसाब से शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड रीजन हमारा है कि वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, यानी संघ और राज्य दोनों के लिए सिर्फ एक ही संविधान। तो ये भी एक ऐसा प्रावधान है जो कि वास्तव में केंद्र सरकार को काफी ज्यादा ताकतवर बनाता है। पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है कि राज्य क्या करेंगे, राज्यपाल क्या करेंगे, विधायक क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यानी पूरी ही शासन व्यवस्था फॉर द एंटायर सिस्टम देयर इज अ वन ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारी ही शासन व्यवस्था के लिए एकमात्र ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि देश का संविधान अलग है और राज्यों के अलग अलग संविधान है। हालांकि जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान हुआ करता था, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद वो सारी शक्तियां यानी विशेष राज्य का जो दर्जा जो था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और जो जम्मू कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी भी अब कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। फोर्थ रीजन है जो कि केंद्र सरकार को काफी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, वो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन केंद्र के द्वारा। चेंज इन दी बाउंड्रीज ऑफ स्टेट बाय द सेंटर, कोई भी राज्य है उसकी क्या सीमा रेखा तय होगी ये वास्तव में केंद्र सरकार ही तय करती है, भले ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कितना भी ज्यादा जोर लगा ले, लेकिन भैया होएगा वही जो केंद्र सरकार चाहेगी। तो 2 राज्यों को आपस में मिला देना या एक राज्य को 2 भागों में बांट देना, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग बटा था, और इसके अलावा किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना या किसी भी केंद्र शासित राज्य में विधानसभा को बना देना। ऑल दी पावर्स आर इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। भले ही राज्य अपने राज्य स्तर पर कितना भी ज्यादा विरोध करें, लेकिन वास्तव में ये पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में है। फिफ्थ है हमारा यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था।
पूरे देश में क्या किया जाएगा, इसका सर्वोच्च फैसला यानी एंड में जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि वास्तव में हाई कोर्ट्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी अस्तित्व है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन या कोई भी गवर्नमेंट हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एंड में जाकर उस डिसीजन को, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकती है। कोई पर्सन भी जाकर उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। तो एट द एंड ऑफ इट, यानी पूरी जो न्याय व्यवस्था है, अगर उसका अंत देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में शामिल है और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ही वास्तव में एक फाइनल डिसीजन देती है। तो यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत में प्रेजेंट है, भारत में विद्यमान है। 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि संकट काल में एकात्मक शासन। जब भी देश में इमरजेंसी लगी हो, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो कि अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग तरह के आपातकाल की बात करते हैं, चाहे वित्तीय संकट के मामले में हो, चाहे विदेशी आक्रमण का मामला हो और चाहे आंतरिक गड़बड़ी का मामला हो, किन्हीं भी अलग अलग परिस्थितियों में देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और अगर इसके अलावा देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो तो इस स्थिति में भी जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, वास्तव में वही राज्यों का शासन चलाते हैं। तो राज्यों का संपूर्ण शासन, राज्यों का पूरा शासन पूरी तरह केंद्र के हाथ में आ जाता है और पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था एक एकात्मक शासन व्यवस्था में बदल जाती है इमरजेंसी के टाइम में। और राज्यों की अपनी स्वायत्तता उस वक्त नहीं रहती जब देश में इमरजेंसी लगी हो। तो यहाँ पर भी ये प्रावधान भी वास्तव में केंद्र सरकार को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है राज्य सरकार के मुकाबले। 7th एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, यानी कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। दोस्तों, ये बड़ा ही एक डिबेट का विषय है। संविधान निर्माताओं ने वास्तव में इस दृष्टि से गवर्नर्स वाला सिस्टम बनाया था कि केंद्र सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर और किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के मध्य वो एक मीडिएटर की, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा कि वास्तव में हमें ये प्रॉब्लम है, हमें इन आर्थिक सहायताओं की ज़रूरत है और आप हमारी समस्याएं केंद्र सरकार तक लेके जाएं और राज्यों को शासन चलाने में आसानी हो, ना केंद्र की तरफ से भी कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो होता उल्टा है। जब भी अपॉइंटमेंट गवर्नर की जाती है तो अक्सर गवर्नर के रोल्स पर क्वेश्चन उठते हैं कि वास्तव में ये राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर केंद्र का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। जब केंद्र और राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हों तो वास्तव में ये उठापटक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। खास तौर से जो राज्य केंद्र शासित हैं, जैसे कि दिल्ली का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। हमने अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस में देखा है कि गवर्नर्स ये नहीं सुन रहे, एलजी ये नहीं करते, एलजी वो नहीं करते। अब एलजी सही है या चीफ मिनिस्टर साहब सही है, ये आप डिसाइड करो। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो संवैधानिक प्रावधान है वो मैंने आपको बता दिया, अब डिसाइड आप खुद करो। 8वां कारण, 8वां रीजन है जो कि केंद्र सरकार को वास्तव में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, वो है राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर। जब हम संविधान को पढ़ते हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशंस को हम जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर जानते हैं कि काफ़ी तरह की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों को पहुंचाई जाती है। हालांकि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर टैक्स लगाती हैं, इनकम करती हैं। परिवहन है, पेट्रोल पर भी टैक्स लगाना और शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करना वगैरह, इससे भी राज्य सरकारों को भी इनकम होती है। लेकिन फिर भी कई मामलों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, यानी फाइनेंशियल रूप से निर्भर हैं। तो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के अंतर्गत इस बात का क्लियरली क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन कौन सी आर्थिक मदद केंद्र सरकार राज्य स्तर पर पहुंचाएगी। तो आर्थिक मामलों में केंद्र पर निर्भरता भी वास्तव में केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर बनाती है। 9th रीजन है हमारा जो कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, वो है राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट कह लो, अपर हाउस यानी उच्च सदन कह लो, स्थायी सदन कह लो, राज्यसभा कह लो, एक ही बात है। संसद का जो दूसरा सदन है उसको राज्यसभा, स्थायी सदन, विशेषज्ञ सदन, इन नामों से भी जाना जाता है। तो जिस भी राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर राज्यसभा की ज़्यादा सीट्स होंगी और जिस भी राज्य की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर राज्यसभा की सीट्स कम होगी। नॉर्थ ईस्ट के तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। हर एक राज्य को 2-2 सीट्स दी गई हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जनसंख्या उसकी कितनी भी हो, 2-2 सीट्स अपर हाउस में दी गई हैं। जबकि भारतीय व्यवस्था में अपर हाउस में पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसदों का रखा गया है।
नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये तो ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट है। और जो बड़े राज्य हैं, खासतौर से यूपी जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर राज्यसभा की 31 सीट्स हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क हुआ, कहाँ 31 और कहाँ पर एक ऐसी। महाराष्ट्र में 19 हैं और बिहार में 16 सीट्स हैं। इसी के हिसाब से हर एक राज्य का सीट का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि आपको किसी भी बुक में या गूगल करने पर भी इजीली मिल जाएगा। तो राज्यों का उच्च सदन में यानी अपर हाउस में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होना वास्तव में राज्यों को कुछ कम ताकतवर बनाता है केंद्र के मुकाबले, क्योंकि अगर राज्य से बराबर सीट्स होंगी तो कोई बिल संसद से ऐसा पास हो रहा है जो कि उनके पर्टिकुलर राज्य से संबंधित है, तो अगर वो यूपी ऐसा राज्य होगा तो राज्यसभा में विरोध भारी स्तर पर देखा जाएगा। और अगर वो बिल ऐसा है जो कि किसी नॉर्थ ईस्ट या छोटे राज्य से संबंधित है, तो बेचारा एक अकेला सांसद विरोध करेगा भी तो विरोध कहाँ पता चलेगा। वोटिंग सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वलिटी और असमानता ऐसी स्थिति में देखी जा सकती है। तो इसलिए केंद्र सरकार यहाँ पर भी ज़्यादा ताकतवर साबित हुई। 10th एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, 10वां और काफ़ी महत्वपूर्ण कारण कि राज्य विधानमंडल से जो भी बिल पास होगा, बिल इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि राज्य विधानमंडल से ही पास हुआ है, गवर्नर उस पर साइन कर देंगे, वो एक्ट बन जाएगा। यानी राज्य विधानसभा से बिल आया तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, वो या तो उसको परमिशन दे दें, या उसे पुनर्विचार के लिए भेज दें, या फिर वो उसको राष्ट्रपति के फैसले के लिए सुरक्षित रख लें। मान लीजिए विधानसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल उसको सुरक्षित रख लेते हैं कि इस पर राष्ट्रपति की परमिशन भी ज़रूरी है। तो इस स्थिति में चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट पर यानी राष्ट्रपति पर कोई दबाव नहीं बना सकते, या कोई ऐसा नहीं कह सकते वो उनसे कि आप जल्द से जल्द कीजिए। ये वास्तव में गवर्नर की और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि वो उस बिल को परमिशन कब देते हैं। तो यहाँ पर भी केंद्रीय स्तर की संस्थाएं और केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वास्तव में यहाँ भी विधानसभा केंद्र के आगे मजबूर है और वो केंद्र पर ही डिपेंड है। और राष्ट्रपति की सहमति के लिए गवर्नर ये रीज़न दे सकते हैं कि वास्तव में ये मामला राष्ट्रीय हित का है, या फिर ये मामला ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति की सहमति भी ज़रूरी है। तो इन दैट केस वो बिल राष्ट्रपति के फैसले के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे 10 इम्पोर्टेंट रीजंस जो कि केंद्र को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ताकत देते हैं राज्यों के मुकाबले। लेकिन भारतीय संविधान ने इस व्यवस्था को क्यों रखा? इस व्यवस्था को रखा, इसका पहला जवाब है देश को यूनाइटेड रखने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए, कि वास्तव में कहीं पर किसी राज्य में संवैधानिक विफलता हो रही है या फिर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी नहीं है कि राज्य अपने स्तर पर संभाल सके, तो केंद्र वहाँ का सारा शासन अपने अंडर में ले सकती है और देश इस स्थिति से, इस दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा एकजुट रह सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस सोच के नज़रिए से इस व्यवस्था को बनाया था। ये केंद्र और राज्य की उठापटक जब ज़्यादा देखने को मिलती है जब केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार हो और राज्यों में किन्हीं दूसरे दलों की सरकारें हों। हालांकि स्टार्टिंग में जब हम एक दलीय प्रभुत्व का दौर यानी कांग्रेस सिस्टम को पढ़ते हैं तब ये उठापटक ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में भी जब विरोधी दलों की सरकारें स्थापित होना शुरू हुई तब इस फेज में इन क्लैशेस को, इन विवादों को ज़्यादा देखा जा सकता है। और सेकंड रीज़न ये था कि उस वक्त रियासतों का काफ़ी ज़्यादा इशू था। कोई राज्य अपनी और इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, कोई सेपरेट स्टेट मांग रहे थे। हर राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें थी। तो उस वक्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। देश को यूनाइट रखने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए इस व्यवस्था को किया गया था। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वास्तव में अगर राज्य सरकार ठीक काम कर रही है तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर काम करे और जो भी अनुदान मांगे किसी भी राज्य सरकार की हैं वो उनको माने। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 रीजंस आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इन 10 पॉइंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा है। हिंदी की स्लाइड पहले थी, इंग्लिश की भी मैंने लगा दी है। आपको जिस लैंग्वेज में भी जो पॉइंट ईजी लगे आप उस पॉइंट में पढ़ें, क्योंकि बुक में काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज थी तो मैंने कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करके उसको सिंपल करने की कोशिश की है कि ताकि बात ईजिली समझ में आ सके। अगर आप एग्जाम्स में भी इन पॉइंट्स को लिखते हैं तो दीज पॉइंट्स आर फिट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना हो।